आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लाइफस्टाइल इन डैनिश सोसाइटी ममालिक में इनका शुमार होता है। डेनमार्क के चर्च में या लड़की लड़की के साथ या लड़के लड़के के साथ शादी भी कर सकते हैं। इजाज़त मिल गई है। करोड़ दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लाइफस्टाइल इन डैनिश सोसाइटी, डैनिश लोगों का रहन सहन के बारे में आप वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। काफ़ी मेहनत की है, मुझे काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में और हम इस वीडियो में बताएंगे कि डैनिश लोग रहते कैसे हैं और तारकीन वतन के साथ इनका रिलेशन कैसा है और इनकी जॉब्स वगैरह, काम क्या करते हैं, खेल कौन सा पसंद करते हैं और खाना पीना और इनकी रिलेशन शादीशुदा लाइफ में रहते हैं या शादी के बगैर, और हम जिन्स परस्ती यहाँ काफ़ी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और भी काफ़ी बातें हैं इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे डैनिश लोगों की। तो आज जो मेरे साथ हैं वो काफ़ी मशहूर डेनमार्क में इनको सब जानते हैं और काफ़ी मशहूर शख्सियत हैं। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरे साथ ये वीडियो बनाएं और आज ये वो हमारे साथ आए हैं। चलिए मैं आपके साथ इनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ, इनसे मिलवाता हूँ और फिर हम साथ अभी शेख साहब आ चुके हैं और ये काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी ये सियासत के बारे में और म्यूज़िक के हवाले से, और इनके यूट्यूब पे चैनल है, काफ़ी बिजी हैं। आज इन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए। तो जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब कामरान साहब, और आपके चैनल को भी मैं विज़िट करता रहता हूँ, DWK इन उर्दू, तो वो भी अच्छा जा रहा है और काफ़ी लोग इसको फॉलो भी करते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ जैसा कि आप बनाते हैं। तो ये अच्छी एक रवायत है और डेनमार्क के हवाले से आप लोगों को आशना कर रही हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो को से शुरू से लेकर एंड तक देखें। काफ़ी आपको पहली दफ़ा मैंने काफ़ी सर्च की थी यूट्यूब में कि ऐसी कोई वीडियो है जैसे हम बनाने जा रहे हैं उर्दू में डैनिश लाइफ के बारे में, डैनिश पीपल के लाइफस्टाइल के बारे में, और ये फर्स्ट वीडियो ऐसी यूट्यूब में है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें, काफ़ी आपको इन्जॉय करेंगे वीडियो को। जी कुछ शेख साहब से कुछ सवाल करेंगे हम और फिर ये जवाब देंगे। जी शेख साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि डैनिश पीपल के बारे में आप कुछ बताएं, लोगों के बारे में, इनका माइंड सेट कैसा है। जैसे पाकिस्तानियों का हमारी पॉपुलेशन अगर कहें तो 5.5 या 6 मिलियन लगभग ऊपर और नीचे हो सकती है। एग्जैक्ट तो ज़ाहिर है वो नेट पे पता चल सकता है, लेकिन तकरीबन 6.25 मिलियन के करीब आबादी है इनकी, जिसमें फॉरनर भी अगर शामिल करें तो वो है। इनकी अपनी आबादी 4.5, 5.5 इस तरह, लेकिन बाकी तारकीन वतन जो फॉरनर मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए हैं उनके साथ मिलाकर तकरीबन 6.25 मिलियन आबादी है। ये भी मेरा ये सवाल है कि इनकी जॉब्स वगैरह के बारे में बताएं, इनकी और इनकी तालीम के बारे में, कितनी शरह है इनकी तालीम की और जॉब्स वगैरह क्या करते हैं। अच्छा, तालीम के हवाले से ये आप कह सकते हैं कि शरह खानगी जिसको कहते हैं वो इनकी बड़ी हाई पे है, यानी तकरीबन 100% है। 100% या 90% कह लें या 100%। तालीम के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मतलब है हाई इनकी है, स्टैंडर्ड है। और इसके साथ साथ काम के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ डेनमार्क में ज़्यादा पॉपुलेशन जो डेनमार्क की है वो काम में ज़्यादा तो जो उनकी है, यानी जॉब्स वगैरह करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में एक ऐसा तबका होता है जिसमें वो सरमायादार तबका जिनको कह सकते हैं, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ वगैरह छोटी मोटी या फैक्ट्रीज़ वगैरह या फर्म्स वगैरह बनाई हुई हैं। कुछ स्टेट ने अपने प्लेटफॉर्म से वो बनाई हुई हैं और कुछ ज़ाती तौर पर लोगों ने बनाई हैं और उसके साथ मुंसलिक हैं। लेकिन ज़्यादा जो है तादाद लोगों की यहाँ जो है जिसमें तारकीन वतन भी हैं और डैनिश लोग भी हैं, वो जॉब्स वगैरह करते हैं ज़्यादा। ओके, तो अपना सिलसिला रोज़गार चला। अभी ये भी हमें बताएं कि इनका रिलेशन कैसा है तारकीन वतन के साथ, सलूक कैसा है इनका, इनको कैसे देखते हैं ये तारकीन वतन या फारनर जो यहाँ आए हुए हैं। ये हमारे खास तौर पे हमारे आबाओ अजदाद कह लें या हमारी पहली जनरेशन के लोग, वो तकरीबन 70 की दहाई में यहाँ आए थे। और उसके बाद बाकी ममालिक के लोग भी इसी तरह 70 या 75 या 65 की दहाई में भी ज़्यादातर मैंने देखा है यहाँ तुर्की और पाकिस्तानी, और उसमें हमारी जो तादाद है इस वक्त तकरीबन 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ। और इसके साथ साथ तुर्की, फ़लस्तीनी, सोमाली, ईरानी, इराकी, और इसके साथ साथ बाकी दीगर ममालिक के जिनमें थाईलैंड, फ़िलिपीन, इंडियन, इस तरह इस डेनमार्क को अभी ये कह सकते हैं कि ये एक मल्टी माशरा बन चुका है, मल्टी नेशनल माशरा, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं यहाँ आबाद हैं और वो अपने अपने तरीके से अपने सिलसिला रोज़गार को चला रहे हैं।
और इनके साथ इनका रिलेशन कैसा है? डेनमार्क के लोगों के साथ इनका ताल्लुक ये जब से 9/11 वाक़या हुआ है ना, उसके बाद से थोड़ा सा ये ना दूर दूर रहने लग गए हैं। लेकिन इससे पहले इनकी मिसाल ये दी जाती है कि ये रॉयल लोग हैं। रॉयल का मतलब होता है वफ़ादार, सही। एक वक्त हुआ करता था जब मैं यहाँ आया और यहाँ से के लोगों से हमने सुनी बातें कि उसकी मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि अगर मैं कोई रास्ता भूल गया हूँ या किसी चीज़ का मुझे पता नहीं है, तो वो ये लोग अगर मुझे रास्ते में मिलते थे तो ये मुझे साथ, ये उस बंदे को साथ लेकर जाते थे और वहाँ पहुँचाते थे। और उसके बाद आमतौर पे अगर मैं जिक्र करना चाहूँ हमारे रंग का या बालों के कलर का, ये इस तरह जब देखते थे ना, आज से कोई 40 साल पहले, 30 साल पहले, तो उनको देखकर बड़ा हैरान और खुश होते थे, यार ये इसका कलर किस तरह का है और इसका रंग कैसा है, और बड़ा उसके साथ मेल जोल रखते थे, खुशबाश होते थे, उनकी हर लिहाज से मदद करते थे। लेकिन जब से ये हमारे मीडिया जो पूरी दुनिया में इसकी हुक्मरानी है, उन्होंने मीडिया में प्रोपेगेंडा कर करके, और ख़ास तौर पे 9/11 का जो जिक्र मैंने किया, उसके बाद इन्होंने ना अपने ये ज़हन बना लिया है, इनके जहन में ये डाल दिया गया कि ये ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया के लोग जो है ना, ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, ये हमारे साथ ये नहीं चल सकते। बाकी दुनिया के ममालिक के लोगों के साथ ये बड़ा अच्छा इनका ताल्लुक है और वो करते भी हैं इसी तरह। जी भी मेरा ये सवाल है कि अभी इनके बारे में बताएं कि ये ज़्यादातर ये शादी करके रहते हैं इकट्ठे में, जोड़े या अलग-अलग, अच्छा, कैसे रहते हैं? ये और हम जिन्स परस्ती भी यहाँ काफ़ी सुनने में आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बारे में बताएं कुछ। जी, उसका मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो ये ख़ास तौर पे जो उधेड़ उम्र के लोग हैं ना, 50 साल के ऊपर के लोग, उनका ज़हन वही है पुराना, एक जो पूरी दुनिया में जिस तरह सिलसिला था कि लोग फैमिलीज़ वाइज एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन जब अगर नीचे आ जाएँ 40 या 35 या इससे नीचे, या टीन एज कह लें, उनका ज़हन बिल्कुल तब्दील हो चुका है। और वो जो है ना, ख़ास तौर पे इनके कह लें कि ज़हन में ये नहीं है कि हमने अगर किसी के साथ रहना है, किसी फ़ीमेल के साथ या मेल के साथ, तो उसके साथ एक शादी का जो है ना तरीका भी अपनाया जाए। ज़्यादातर लोग ये ख़ास तौर पे नई जनरेशन जो है, उनमें ज़्यादातर लोगों की वही तादाद है कि वो बग़ैर शादी के रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के तौर पर रहते हैं। और इस कल्चर को यहाँ तक इन्होंने अभी कर दिया है कि यहाँ डेनमार्क में एक आपको मैं बताना चाहूँ बड़ी ये अहम बात, कि यहाँ चर्च में, डेनमार्क के चर्च में लड़की लड़के को या लड़की लड़की के साथ या लड़के लड़के के साथ शादी भी कर सकते हैं। शादी की इजाज़त मिल चुकी है और वो कर सकते हैं, क्योंकि इनका ज़हन, इनके ख्याल में ये है कि हम बिल्कुल ओपन माइंड है और हमें बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आज़ाद होकर अपना जो ज़िंदगी का सिलसिला चलाना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि मज़हब के हवाले से ये बहुत दूर हैं, यानी मजहबी हवाले से रसूमात या जो रवायतें हैं पूरी दुनिया में जिस तरह हमारे हैं, इनके वो नहीं है, वो इसी तरह बस रहते हैं। और यहाँ तक भी मिसालें हैं कि ये तकरीबन 20-20 साल इसी तरह रहते हैं, और 20 साल बाद या 15 साल बाद अगर ख्याल उनको आ गया कि यार हमें शादी करनी चाहिए, चाहे बच्चे भी हो जाएं, तो उसके बाद वो शादी, ये समझते हैं कि ये एक ऐसा ही एक फजूल। और दूसरा ये कि इनके ज़हन में ये है कि अगर हम शादी कर लेते हैं ना, तो फिर वो कानूनी दायरे में आ जाते हैं, और कानूनी दायरे में आकर जितने राइट्स वगैरह होते हैं ना, मेल या फीमेल के, वो एक तो कम हो जाते हैं और दूसरा उनको फॉलो करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर शादी करता है लड़का लड़के से या लड़की लड़की से, तो वो उसको पाबंद करेगा कि तुमने ये काम करना है, क्योंकि तुम पे ये जिम्मेदारी है। इस हवाले से ये समझते हैं कि हम अगर इकट्ठे रह रहे हैं ना, जितनी देर हम इकट्ठे रहेंगे अच्छे रहेंगे, जब हम एक दूसरे को नहीं बोर हो जाएंगे तो फिर हम अलहदा हो सकते हैं आसानी के साथ। अगर शादी की हुई होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, साइन किए होंगे, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा इस वजह से। अच्छा। तो अभी मुझे ये बताएं कि इनका जो अपने बच्चों के साथ कैसे रिलेशन है? बच्चों के साथ ये एक कुदरती अमल होता है कि पूरी दुनिया के वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं। ये इनको बड़े अच्छे तरीके से उनकी नशोनुमा भी करते हैं, बच्चों की नीचे किंडरगार्टन से लेकर ये कॉलेज तक। और जब ज़ाहिर है 18 साल का बच्ची या बच्चा हो जाता है तो उसके बाद फिर, बल्कि यहाँ तो अभी 14-15 साल के बाद ही फिर वो इंडिपेंडेंट अपने आप को समझने लगते हैं, लड़की या लड़का। और लेकिन इसके साथ साथ ये है कि बच्चों की ये बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करती हैं। जो सहूलतें स्टेट ने दी हुई हैं वो भी उनको पूरी तरह उनके साथ उनको देते भी हैं, और अपनी तरफ से भी बहुत ज़्यादा टाइम भी देते हैं।
उनको मुख्तलिफ जगह पे सैर कराने के लिए इस तरह। जी जी, अभी मेरा ये सवाल है कि अभी ये एनिमल्स लवर बहुत हैं, मैंने सुना है। इसमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जो लोग अकेले होते हैं ना, ख़ास तौर पे उनको देखा गया ज़्यादातर उदेड़ उम्र के लोग, मेल या फीमेल, जब वो अकेले उनको औलाद या बच्चे उनको ज़ाहिर है अलहदा हो जाते हैं और वो अलहदा रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई कंपनी हो। तो इस वजह से भी वो जानवर वगैरह, बिल्लियाँ या कुत्ते या कोई, मतलब यहाँ तक कि सांप वगैरह भी पालते हैं और रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। यहाँ डेनमार्क में आप कहीं भी निकल जाएँ तो आप देखेंगे कि तकरीबन 10 में से 4 से 5 बंदों के हाथ में वो कुत्ता होगा या बिल्ली होगी, तो वो काफ़ी प्यार करते हैं जानवरों से भी। और ऐसे ही है। और यहाँ ये कि जानवर के लिए भी यहाँ स्टेट ने कानून बनाया हुआ है कि उसको एक तो रजिस्टर्ड किया जाता है, और उसके बाद अगर कोई उसको नुकसान पहुँचाता है तो उसका उस पे केस भी होता है, एक्शन लिया जाता है स्टेट की तरफ से या बल्दिया। एक और बात कामरान मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डैनिश लोग, इनमें ये जो मैंने महसूस किया कि ये हंसमुख बहुत ज़्यादा हैं, यानी जब किसी बंदे को देखते हैं ना तो उसको स्माइल देते हैं। गो के इनके अंदर जो भी होता है वो एक अलग बात है, वो तो ज़ाहिर है वो खुद ही जानता है या अल्लाह ताला जानता है, लेकिन बज़ाहिर जो सामने इनके बंदा आता है तो उसको स्माइल देते हैं और कोशिश करते हैं उनके साथ बात, अगर वो पूछता है तो वो करने की भी। लेकिन थोड़ा सा ये भी तजर्बा मेरा हुआ है कि अभी तो इस तरह के ये सिलसिला यहाँ चल निकला कि ये प्रोपेगेंडा की वजह से कि ख़ास तौर पे मुस्लिम दुनिया के लोग जो हैं उनसे ये दूर भागते हैं। गो के यहाँ कॉलेज में या स्कूलों में दोस्तियाँ होती हैं ये टीनेजर स्टूडेंट्स की या छोटे बच्चों की, वो आपस में दोस्तियाँ कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से या किसी भी मुल्क से तल्लक़ रखते हैं, और वो दोस्ती बड़ा लॉन्ग रन चलती है। लेकिन जब ज़ाहिर है वो शऊर उनका पुख्ता होता है, समझते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है आगे पीछे से जब देखते हैं कि ये मुस्लिम दुनिया के लोग इस तरह के हैं चैनल की वजह से, मीडिया की वजह से, तो वो फिर थोड़ा सा अपने आप ये डेनमार्क जो दुनिया के हवाले से अगर इसका सर्वे किया जाए तो इसको तकरीबन पहला दूसरा नंबर दिया जाता है कि ये बड़े हंसमुख हैं और बड़े खुशहाल भी हैं। लेकिन अभी जो एक सर्वे भी एक आया कि यहाँ डेनमार्क में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसकी वजह ये है कि अकेले होते हैं और दूसरा इकनॉमिकली भी ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते। मतलब अगर अकेले रह रहे हैं तो वो उसमें वो नशा ज़्यादा करते हैं और अपनी फैमिली से दूर होते हैं, मिस करते हैं मतलब इस तरह की चीज़ों को, तो इस वजह से भी वो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार है। ऐसे देखा गया कि डेनिश पीपल जो यंग लड़के हैं, यंग लड़की हैं, वो तो जब यंग होते हैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह वीकेंड गुजारा, लेकिन जब थोड़ी सी ज़्यादा उम्र होती है फिर वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, शादी ना करने की वजह से ज़्यादा डिप्रेशन होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका नुकसान जैसा मैंने ये बताया कि ये एक तो आज़ाद मंश लोग हैं, इनका ख्याल होता है कि ये बिल्कुल आज़ाद दाना तौर पर रहना चाहते हैं, लेकिन उसका दूसरा नुकसान ये भी है जो आपने जिक्र किया अभी कि जब वो कुछ अरसे के बाद, ज़ाहिर है बंदा जब इकट्ठा रहता है उसमें गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, और जब वो बोर हो जाते हैं दूसरे लफ्ज़ों में तो वो फिर एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं। और जब वो दूर होते हैं, अकेले हो जाते हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, उसके बाद उनको दोबारा उस तरह का कोई या फ्रेंड जो है ना उस तरह का नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और परेशान रहते हैं अकेले, और फिर वो नशा करते हैं। यहाँ जो इनका सिलसिला है इस वजह से भी ये है, ये इसका दूसरा पहलू ये भी है। स्कैंडिनेवियन डेनमार्क को इन ममालक में शामिल किया जाता है। इसमें 5 ममालक आते हैं, डेनमार्क एक, और स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे भी सॉरी, 5 मुल्कों का ये इम्तिजाज है, मजमूआ है। इसको स्कैंडिनेवियन का मतलब ये लिया जाता है कि ये इसके जितने भी ममालक हैं इनके इर्द गिर्द पानी है, ये पानी के दरमियान है ये सारे मुल्क। इस वजह से अपनी करेंसी सबकी भी इनकी सबकी इनके से अलावा अपनी एक डेनिश क्राउन या नॉर्वेजियन क्राउन, स्वीडिश क्राउन, इस तरह क्राउन या नॉर्वेजियन क्राउन, स्वीडिश क्राउन, इस तरह चल रहे हैं। इन्होंने करेंसी में शामिल नहीं हुए दूसरे यूरोप ममालिक या यूरोपियन ममालिक। और देखा जाए तो इसीलिए ये ज़्यादा खुशहाल है, इनकी अपनी करेंसी ये भी कहा जा सकता है। लेकिन इनका जो सिस्टम है ना, वे ऑफ लाइफ है जो,
वो बड़ा स्ट्रांग और बड़ा स्टैंडर्डेबल है, और काम के लिहाज से भी, फैमिलीज़ के लिहाज से भी, इस वजह से जो है ना ये बड़े स्टेबल हैं, स्टैब्लिश हैं, सही मुल्क, तरक्की याफ्ता ममालिक में इनका शुमार होता है। वो कि पूरी दुनिया में इस तरह नहीं है, जैसे पाकिस्तान हमारा वो तरक्की पजीर है, यानी तरक्की करने वाले मुल्कों में ये तरक्की याफ्ता। सेहत के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो इनका बहुत अच्छा निज़ाम है। कोई भी अगर मरीज़ किसी भी बीमारी के हवाले से अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो बड़े से बड़ी बीमारी कोई भी बड़े अच्छे तरीके से उसकी केयर भी करते हैं, क्योंकि इनके ज़हन में ये है कि ज़िंदगी जो है ये ज़ाहिर है एक दफ़ा ही है और उसको बड़े अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए, और इस लिहाज से ये बहुत अच्छे तरीके से अपने मरीज़ को हैंडल करते हैं। और जिस किस्म का भी इलाज हो वो फ्री है, हॉस्पिटल्स वगैरह में काफ़ी अच्छे इंतजाम हैं यहाँ। बिल्कुल, इलाज तो हॉस्पिटल वगैरह में तो फ्री है, लेकिन अगर नॉर्मल अगर बंदा बीमार होता है, मिसाल के तौर पे अगर कोई इसकी डायबिटीज़ का मरीज़ है या हार्ट पेशेंट है या कोई और किसी किस्म की बीमारी है, तो उसके लिए आप वक्त तो अपने डॉक्टर से फ्री बुक करवा सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, लेकिन जब वो मेडिसिन वगैरह लिखता है तो मेडिसिन आपको अपने खुद अपने पैसों से ख़रीदनी पड़ती है। उसमें कुछ परसेंटेज वो देते हैं कि अगर वो किसी यानी पेंशन डेनमार्क जो है इसके साथ अगर रजिस्टर्ड हैं तो थोड़ा सा वो कंसेशन होती है, अदरवाइज़ आपने खुद दवाइयाँ ख़रीदनी है, मेडिसिन, तो मेडिसिन यहाँ थोड़ी सी महंगी है। और पेंशन की बात कर रहे हैं, पेंशन का क्या एज? पेंशन का ये है कि पेंशन का अभी इन्होंने कर करके एक वक्त था जब मैं 25 साल पहले आया था तो उस वक्त इसकी थी 60 साल। उसके बाद इन्होंने 62 साल की, फिर 63 की, फिर अभी 65 अभी कर दी है इन्होंने 65 ईयर, जिसको वो एक नॉर्मल पेंशन कहा जाता है। लेकिन अगर कोई बीमार हो जाता है उस उम्र तक पहुंचने से पहले तो उसको बीमारी की पेंशन ये दे देते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है एक प्रोसेस है डॉक्टर की तरफ से या सारी जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उस वजह से, तो पेंशन भी ज़ाहिर है अच्छी मिल जाती है। ख़ास तौर पे अगर मैं जिक्र करना चाहूँ यहाँ डेनमार्क के लोगों के लिए तो ये बहुत फ़ायदा मंद है, लेकिन हम जैसे लोग जिनके साथ बाकी भी फैमिलीज़ के होते हैं के लिए थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है, टाइट होता है उसका सर्वाइव करना। पेंशन सैलरीज वगैरह बताएं जो आम लोग यहाँ काम करते हैं। सैलरीज या काम के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो एक नॉर्मल बंदा जो काम करता है, एक जॉब करता है किसी डिपार्टमेंट में, सुपर मार्केट वगैरह में, जी, उसको तकरीबन 11 से 12 हज़ार क्राउन वो मिल जाता है, यानी टैक्स के बाद। और इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि वो अगर उसके पास टेक्निकल कोई है क्वालिटी, मिसाल के तौर पे इंजीनियर है या उसके साथ टेक्नीशियन है या ये जो बनाते हैं बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम है, ये मुख्तलिफ डिपेंड करता है कि किस तरह के महकमे में वो जॉब कर रहा है और उस हिसाब से वो होती है। अच्छा, उसके बाद जॉब के हवाले से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये तकरीबन 37 घंटे हफ्ते में ये काम करते हैं, यानी ये ऑफिशियली ये पूरी दुनिया में इस तरह है ही, ज़्यादातर ममालिक में इस तरह ही है, लेकिन डेनमार्क में यही है कि 37 घंटे आपने काम करना है और उस हिसाब से फिर आपको। और एक ये है कि अगर उसमें 2 छुट्टियां भी इनकी होती हैं, वो वीकेंड वगैरह जो होता है इस हिसाब से, तो डिपेंड करता है कि वो किस महकमे में वो जॉब कर रहे हैं, तो उस हिसाब से। और डेनिश पीपल को अगर देखा जाए तो वो काफ़ी पसंद करते हैं एक्सरसाइज को, वर्जिश को काफ़ी पसंद करते हैं और स्पोर्ट्स भी काफ़ी लाइक करते हैं, और यहाँ जिम्स वगैरह बने हुए हैं एक्सरसाइज के, फिटनेस वर्ल्ड हो गया और काफ़ी नए भी खुले हैं और तकरीबन सब के सब भरे होते हैं। बिल्कुल। और आपको देखे, अगर आप देखें डेनमार्क में, और आपको हर जगह सड़कों पे लोग रनिंग करते हुए नज़र आएंगे, साइकिलिंग करते हुए नज़र आएंगे। और साइकिलिंग के बारे में आप कुछ बताएं कि कितना पसंद करते हैं? डेनमार्क में ये भी देखा कि एक तो साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और जैसा आपने एक्सरसाइज के हवाले से बताया तो इस वक्त इनके औसतन एज जो है, जो मैंने शायद पहले भी बताया कि यही एक वजह है कि इनकी औसत उम्र जो है तकरीबन काफ़ी हमारे ममालिक की निस्बत ज़्यादा है, यानी ज़्यादा उम्र तक ये लोग जीते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज जो आपने बताया, अभी इस वक्त डेनमार्क में तकरीबन हर जगह पे फिटनेस सेंटर बने हुए हैं और वहाँ जाकर लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, ख़ासतौर पे उसमें नौजवान नस्ल के ज़्यादा लोग हैं। ज़ाहिर है वो 1.5 उम्र के या बड़ी उम्र के लोग वो उस तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी वो गाए बगाए
जब वक्त उनको मिलता है तो वो वॉक वगैरह करते हैं, रनिंग करते रहते हैं, साइकिलिंग करते हैं और उसके बाद फिर शहर से बाहर निकल जाते हैं अपनी ये क्या क्या कहते हैं वोन को लेकर पिकनिक वगैरह इस तरह। पिकनिक वगैरह से भी ये मैं बताऊं कि ये अपनी छुट्टियां बड़े एंजॉय करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से गुजारते हैं। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जब ये छुट्टियों पे जाते हैं अपना सेल फोन बिल्कुल ऑफ कर देते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे हमें, कोई काम कोई बस हर चीज़ बंद कर देते हैं और फिर अपनी छुट्टियां गुजारते हैं अच्छे तरीके से। ऐसे ही है ये। और अभी साइकिलिंग के बारे में बताएं कि मैंने सुनने में आया कि यहाँ डैनिश पीपल जितनी पॉपुलेशन है लोगों की उससे ज़्यादा यहाँ साइकिल मौजूद है डेनमार्क में, ऐसे ही ऐसे ही है बिल्कुल। एक तो चाइना का कह लें कि पूरी दुनिया में वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है साइकिल, और उसके बाद यूरोपियन मुल्क में भी साइकिल यहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। साइकिल एक ऐसी चीज़ है कि एक तो फ्री ऑफ कास्ट और दूसरा एक्सरसाइज के हवाले से भी बड़ा अच्छा है। और वो और अभी तो यहाँ तक आपने देखा होगा कि साइकिल के अलावा अभी ये वो एक इलेक्ट्रिक वो उसको पता नहीं क्या कहते हैं वो निकल आई हैं और वो पैसों से या क्रेडिट कार्ड से वो चलती हैं और उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी साइकिल जो है ना ये ज़्यादा काफ़ी लाइक करते हैं। उसमें एक्सरसाइज हो जाती है और पैसों की बचत हो जाती है, पैसे की बचत भी हो जाती है और अपने जॉब वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तरफ से या हुकूमत की तरफ से या बल्दिया की तरफ से यहाँ जो सिस्टम है कि वे ऑफ लाइफ है या काम का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है बाकी दुनिया की निस्बत। यहाँ तक कि अमेरिका या कनाडा या इंग्लैंड के साथ भी ये नहीं मिलता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इन तमाम मुल्कों से यहाँ लोग अब आकर आबाद, इंग्लैंड से भी काफ़ी जो पाकिस्तानी हैं वो यहाँ आए हुए हैं, वो इसीलिए आए हुए हैं कि यहाँ सिस्टम जो है ना। कामों की बात करें तो यहाँ जॉब्स वगैरह काफ़ी आसानी से मिल जाती है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, टैक्सी और सफाई का काम यहाँ काफ़ी है और इसमें पैसे भी काफ़ी हैं। और उसके बाद डिश वॉशिंग, होटलिंग वगैरह और किचन हेल्प। अभी यहाँ सूरत हाल इस तरह की बन गई है कोरोना के बाद ना, जो 2019 में जब आया था उस वक्त काफ़ी मुतासर हुए थे यहाँ लोग काफ़ी तादाद में और काफ़ी कंपनियाँ भी बंद हो चुकी थी। लेकिन अभी ये सूरत हाल है कि दोबारा कोरोना अभी शुक्र है ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म हो चुका है। तो अभी यहाँ लोगों की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी लोग इस दुनिया में से कूच कर चुके हैं और कोई शिफ्ट हो चुके हैं इस तरह। तो अभी सूरत हाल ये है कि इनको बंदों की अफराद की ज़रूरत है, अफरादी क़ुव्वत की। तो उसके लिए मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई भी बंदा काम करना चाहे तो उसको काम बड़ा आसानी से मिल सकता है। और काफ़ी लोग खुशहाल हैं यहाँ, कोई मसला नहीं है जॉब्स वगैरह का, पैसों का। हर बंदे के पास अपनी गाड़ी भी रख सकता है वो, बिल्कुल गाड़ी भी हर जो सूरत अमीर के पास है वो भी गरीब के पास है। और काफ़ी अच्छा ये कंट्री है डेनमार्क और काफ़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ इंडिया से और पाकिस्तान से और भी काफ़ी ममालिक से यहाँ लोग आईटी की जॉब्स वगैरह, टीचिंग और काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और काफ़ी सैलरी भी उनकी काफ़ी अच्छी है। आईटी की बात करें तो आईटी की वो सैलरी की आप बताएं, मैंने सुना है तकरीबन 45,000 करोड़ है। बिल्कुल ऐसे और ज़्यादा भी है, डिपेंड करता है कि वो ग्रीन कार्ड स्कीम के तहत लोग आते हैं और ज़ाहिर है अगर वो इंजीनियर है या डॉक्टर है या इसी तरह से बाकी किसी टेक्निकल शोबे के साथ मुंसलिक है तो वो उसकी सैलरी जो है या तनख्वाह जो है उस हिसाब से वो देते हैं। वो जैसा आपने बताया वो 40-50 हज़ार भी हो सकती है और जैसा यहाँ का मैंने बताया वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार, 18 हज़ार और कुछ महकमों में 20 हज़ार भी है इस तरह। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ सिस्टम सैलरी काम का भी बड़ा अच्छा है, फैमिली सिस्टम भी बड़ा अच्छा है और ओवरऑल अगर कहें तो ये एक सही वेलफेयर स्टेट के नाम से पहचाना जाता है। और अगर आपको कोई भी कोर्स करना हो, अगर आप पे नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट पे करेगी या आपकी यूनियन पे करेगी, बिल्कुल वो फ्री है और आपको पैसे भी वो मिलेंगे उसके कोर्स करने के पैसे मिलेंगे। ऐसे ही है। और आखिर में कुछ डेनमार्क में बताएं, डेनमार्क के बारे में और फिर हम वाइंड अप करें अपनी वीडियो को। मैं समझता हूँ जी 25 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो उस वक्त मेरे ज़हन में ये था कि 5-7 साल लगाएंगे, कुछ पैसे इकट्ठे करेंगे और पाकिस्तान जाके ये सब मैं फ्रांस में रहा हूँ, जर्मनी में जहाँ भी रहा हूँ तो सब पाकिस्तानी का यही माइंड होता है कि हम 4-5 साल लगा के पैसे इकट्ठे करके वापस जाएंगे। लेकिन जब वो ज़रबे आपस में आती हैं पैसों की तो फिर और उसके बाद टेंशन परेशानी और बंदे की ख्वाहिशें ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो बंदा वो जैसे मीठी जेल नहीं होती, मीठी जेल के अंदर फंस जाता। नहीं यहाँ ये तो नहीं अभी कह सकते मीठी जेल, लेकिन ये पहले ये ज़हन था। लेकिन जैसा आपने बताया कि वक्त के साथ साथ बंदा ज़हन तब्दील हो जाता है और मजबूरियाँ बन जाती हैं। पाकिस्तान अगर हमारा मुल्क सिस्टम सही हो तो फिर हम यहाँ जितना टाइम यहाँ हम देते हैं
तो इतना टाइम ही अगर आप अपने मुल्क को दें तो मैं समझता हूँ अपने मुल्क को भी ऊपर उठा सकते हैं और अपने आप को भी अच्छे तरीके से। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो डेनमार्क मैं समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान मेरा पहला मुल्क है, आपका भी, और ये डेनमार्क मेरा दूसरा मुल्क है, और ये मेरे बच्चों का भी मुल्क है और पहचान भी कह लें कि और काफ़ी लोग अपने लोग भी काफ़ी यहाँ खुशहाल हैं। लेकिन वही बात कि मिस तो हम करते हैं अपने मुल्क को, क्योंकि जब छुट्टियां गुजारने जाते हैं तो फिर वहाँ जब माहौल देखते हैं तो फिर बंदे का दिल करता है कि यार यहाँ होना चाहिए। तो एक मिसाल मैं दे सकता हूँ कि पैसे यहाँ के और रिहाइश जो है वो पाकिस्तान की, तो वो बंदा बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकता है। आखिर में कोई गुनगुना दे कोई डेनमार्क के हवाले से या और जो आपका अच्छा म्यूज़िक? डेनमार्क के हवाले से यही मैं कहना चाहूँगा कि डेनमार्क सोना मेरा मां जइयां ठंडियां छावां, प्यार मुहब्बत खुशबूए थे गीत मैं दे गावां, डेनमार्क सोना मेरा। क्योंकि डेनमार्क से हम खाते हैं और इसके गुनगुनाने चाहिए, जिस मुल्क में गाने हम रहते हैं उसका बुरा नहीं कहना चाहिए, बुरा नहीं कहना चाहिए। और इस वक्त अगर हम ज़िंदगी की सारी सहूलियात एंजॉय कर रहे हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ पहले अल्लाह ताला के फजल से और उसके बाद डेनमार्क के प्लेटफॉर्म से, ये डेनमार्क की निस्बत से। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने हमें टाइम दिया और अपनी इन्फॉर्मेशन जो हमसे शेयर की डेनमार्क के हवाले से। जी थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी बातें मैंने की, अगर इसमें कुछ बातें मेरे ज़ुबान से गलत भी निकली, नागवार भी गुजरी हो, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। इंसान तालिब इल्म होता है, सारी ज़िंदगी सीखता है, और जो कुछ होता है जो कहीं मैंने अपने तरफ से, अपने जहन से, अपने तजर्बे से की। थैंक यू सो मच। कुछ अपने चैनल के बारे में बता दें, वो भी चैनल काफ़ी DW के, पहले तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कामरान का DW के उर्दू चैनल है, यूट्यूब चैनल, और इसको आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। और इसमें जितनी भी वीलॉग्स ये बनाते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, इसको आप शेयर करें, एनकरेज करें, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये एक फैक्टर या मीडिया एक ऐसा है जिसके प्लेटफॉर्म से हम अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, तो लोगों तक पहुँचा मेरा मकसद भी यही था कि यहाँ मैंने यूट्यूब में काफ़ी सर्च किया था, लेकिन मुझे ऐसा कोई वीडियोस वगैरह या व्लॉग्स नहीं मिला था, व्लॉगर नहीं मिला था कि वो डेनमार्क को बताए कि अपने तरीके से बताए कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल कैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं, खाने कैसे हैं यहाँ के, और हमारे पाकिस्तानी खाने और कल्चर इनका। तो मेरा मकसद भी ये था इस चैनल बनाने का, तो इसलिए मैं कुछ गायब वीडियो बनाता रहता हूँ। और आप अभी अपने चैनल का नाम बताएं और फिर। अच्छा, तो दूसरा ये कि मैं अपना चैनल भी लॉन्च कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, जिसका नाम है ZDK वॉइस ऑफ पीस। ZDK वॉइस ऑफ पीस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अमन फैलाना, और इस प्लेटफॉर्म से मैं पाकिस्तान के हवाले से और डेनमार्क के हवाले से मुख्तलिफ वीलॉग्स करता हूँ, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ शख्सियात का। वो भी आप ज़रूर देखा करें, कमेंट्स भी किया करें। जी ज़रूर, आप विज़िट करें शेख साहब के चैनल को और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।